आप बोलेंगे कुछ? नमस्कार साथियों। जो देश का आप माहौल देख रहे हैं, इस नई सेना भर्ती योजना को लेकर, कारण इस योजना को लाने का बताया जा रहा है कि आर्थिक कारण है। कई लोगों से चर्चा की, विशेषज्ञों से चर्चा की, उसके पश्चात यह बात तो तय हो जाती है कि यह दिखाने को आर्थिक कारण हो सकते हैं, असल में जो नीयत है वो कुछ और है। क्या है वो नीयत? कि आप संघ की मानसिकता को सेना में घुसाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू इन्फिल्ट्रेट द आरएसएस इनटू आवर फोर्सेस। क्या कारण है कि 4 में से 1 को आप रखेंगे और 3 को आप चलता करेंगे? कोई कारण होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप समाज का सैन्यकरण कर रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। आप आए दिन देखते हैं, अमेरिका से खबरें आती हैं, स्कूल में गोलियां चल गई, मॉल में गोलियां चल गई। आप हर 4 में से 3 नौजवान, प्रशिक्षित नौजवान समाज में छोड़ देंगे। समाज की क्या स्थिति होगी? आप क्या चाहते हैं? हमारे नौजवान गैंग्स चलाएं? क्या चाहते हैं? आपकी नीयत क्या है? सोचा क्यों नहीं आपने? साथियों, जो डीमोनेटाइजेशन ने अर्थव्यवस्था का हश्र किया, यह डीमैनिटाइजेशन वही हश्र फोर्सेस का करेगी, सुरक्षा का करेगी। What the demonetization did to the economy, this demonetization will do to our security forces. 55,000 सैनिक हमारे हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं, काबिल होते हैं। अभी उनका काफी वक्त बचा होता है जिसमें वो कुछ योगदान दे सकें। आप रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट का आंकड़ा उठाकर देखिए, मात्र 2 से 3% को फिर से नौकरी मिल पाती है, बाकी बेरोजगार होते हैं। तो आप जो आज 55,000 प्रतिवर्ष रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, ये क्यों वादे करते चले जा रहे हो आप कि ये भी दे देंगे उनको, उसके बाद ये भी दे देंगे उनको? आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, आप नहीं दे पा रहे। आप जिस तरह से योजनाएं लाते हैं, नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में। 50 दिन में 60 बार। जीएसटी आप ले आए बिना सोचे समझे। 10 महीने में 376 चेंजेस इन जीएसटी इन 10 मंथ्स। यह बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे, वो 1 साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। सीएए 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं। अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो आप सबके माध्यम से हम फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। दूसरी बात, जैसा कि मेरे साथी ने कल भी बताया, इस योजना को तुरंत वापस लीजिए। अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी सांसद प्रमोद तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद पवन भाई।
बधाई मुझे दे रहे हैं आप? हम दोनों को बधाई दे दीजिए। मैं आपको भी बधाई दे रहा हूं, खुद भी ले रहा हूं। ये पूछ लीजिएगा किस बात की बधाई है। मुझे याद आता है हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने एक बहुत संवेदनशील विषय उठाया था, वन रैंक वन पेंशन का वायदा था, संकल्प था। और उसी में याद हो आप सबको तो जनरल वीके सिंह सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। आज वास्तविक स्थिति क्या है? ये अग्निपथ लागू हो गया अगर, तो वन रैंक वन पेंशन का वायदा हो जाएगा नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन 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 विदाउट डायरेक्शन। मैं कोई अपने ऊपर न ले, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूं। 70-71 साल 72 साल का आदमी तो दावा करेगा कि मैं देश सेवा कर रहा हूं। मैं तो राज्यसभा में हूं, बहुत ऊंचे पदों पर संवैधानिक बैठे हुए लोग 71-72 साल में देश सेवा का संकल्प ले रहे हैं चरणों में बैठ के। वो काबिल है कि देश सेवा कर सकते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान का नौजवान 22 साल 23 साल 24 साल का भूतपूर्व हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लीजिए इसे। देश की युवाओं को बचाने की आप सबसे भी अपील करता हूं। कल्पना कीजिए कि एक 71 साल 72 साल का आदमी कह रहा है कि हाँ मैं देश की सेवा करूंगा, और 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 18 साल में भर्ती होगा, 4 साल बाद 22 साल 23 साल 24 साल घर चला जाएगा और वो रिटायर्ड होगा। विनम्र आग्रह है, बचा लीजिए देश के नौजवानों को, और नौजवान नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा। इसमें एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं, इन नौजवानों का बलिदान क्यों हो रहा है? वित्तीय बचत कर ली जाए, यानी कुछ साधन पैसे बचाए जाए, यही तो है ना कहा जा रहा है। अरे तब कहां थे जब हमारी खरबों की संपत्ति हम दो हमारे दो मुट्ठी भर लोगों को 1,000 गुना कम उस पर बेच रहे थे। हजारों गुना संपत्ति हवाले की जा रही थी। रेल, खेल, तेल, जो दिख गया सामने ले जाओ। उस समय वित्तीय साधन नहीं बचाने के, पैसे बचाने की नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि यहां रहता तो देश के लिए रहता, जिनको दे रहे थे वहां तो अपना रहता ना। इसलिए अपनों को मजबूत करने के लिए देश लुटाया गया। तो क्या वित्तीय बचत के लिए हम नौजवानों को शहीद कर देंगे? इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने, इसीलिए हमें दर्द है। पर आजादी की लड़ाई जिन्होंने नहीं लड़ी, जिन्होंने उस समय, मैं उनकी बात नहीं करता, उनके पूर्वज या उनके जुड़े हुए संगठन बहुत से विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर लड़ने की बात कर रहे थे, वो आज इस देश के नौजवान को बेरोजगार 22, 23, 24 साल में बना दे रहे हैं। कल्पना करिएगा, 23 साल 24 साल 25 साल में बहुत से लोगों की शादी होती है देहात में। हम लोगों के यहाँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का खास तौर से ये मसला रख रहा हूँ, राजस्थान का,
राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूं, उत्तर प्रदेश से हूं। मैं इसलिए रख रहा हूं कि वहां सड़कों पर युवा निकल पड़ा है, उसे नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या है, और उसका मां बाप बेबस होकर देख रहा है कि जा रहा है मेरा बच्चा, और उस पर उत्तर प्रदेश में बर्बर लाठी चार्ज हो रहा है। अरे वो क्या मांग रहा है? संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रधानमंत्री का वो बयान 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 16 करोड़ को मिल जाना चाहिए था, वही तो मांग रहा है। उसे लाठियां मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र अपील करूंगा, किसानों का आंदोलन 1 साल चला था, 700 हमारा परिवार का किसान शहीद हुआ था, तब चेते थे आप। अब कितने नौजवानों के बलिदान के बाद आप इसे वापस लेंगे? राहुल जी ने कहा है, ठीक कहा, इसे वापस लेना चाहिए। 700 किसानों की शहादत के बाद उसको वापस लिया था, इसमें कितने नौजवानों को शहीद करने के बाद वापस लेने का इरादा है? साफ करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, तत्काल आज ही इसे वापस लीजिए। और एक बात मैं कह के हमारे काबिल साथी युवा क्रांति के जनक हैं, उनके हवाले करूंगा मैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर ये सोच समझकर सरकार बनाती तो जिसके लिए बनाती उससे बातचीत करके बनाती। अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, सर्जरी शुरू हो गई उसकी, पहले 21 साल अब 23 साल। पहले कहां थे अमित शाह जी? पहले क्यों नहीं कहा आपने कि हम 10% अपने यहां लेंगे? पर यह बोलने के पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज में कहा है ना कि 10% लेंगे। जरा साहब रिकॉर्ड तो निकलवा के देख लीजिए, 600 का कोटा था, आर्मी का कोटा कोई पहली बार नहीं होगा एक्स आर्मी मैन का, और 6 लोग भी भर्ती नहीं हुए हैं। तो मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। चिंतित हूं मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर ये सोच समझ कर लाया गया होता तो क्या 4 दिन के अंदर इतने परिवर्तन करने पड़ते? ये तो युवा सड़क पर आ गया तो लगा गलती हो गई तो रफू करो, रफू करो। राजस्थान का युवा सड़कों पे आ गया तो रफू करो। ये दर्शाता है कि पहले की तरह, जो बात कह चुके हैं हमारे साथी, अमेरिका की तर्ज पर ले जाने को देश का इरादा था, अब इजराइल की तर्ज पर ले जाने का देश को इरादा है। नौजवानों के भविष्य को हम चौपट नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर नौजवान बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये दर्शाता है कि बिना सोचे समझे किसी दबाव में अपने मालिकों को खुश करने के लिए सरकार लाई है। जैसे बेरोजगार नौजवान सड़क पर दर दर भटकेगा तो छोटे वेतन पे आ जाएगा, कम वेतन पे आ जाएगा, तो जो खरीद के ले गए हैं उनके चलाने के लिए उनकी भी तो मदद हो जाएगी वित्तीय। बस सिर्फ आप सबसे विनम्र अपील करते हुए इस देश को बचा लीजिए, पत्रकारिता से, पत्रकारों से, नौजवान को बचा लीजिए और इस पर जमकर खड़े हो जाइए। देश कमजोर हो गया, नौजवान नहीं रहा तो फिर देश भी नहीं मजबूत रहे। मीडिया के सभी साथियों और आपके चैनल के माध्यम से, आपके YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और हमारे 2 वरिष्ठ साथियों ने न सिर्फ आज बल्कि लगातार जब से ये योजना घोषित की गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, उसके साथ साथ मैं बिहार का रहने वाला हूँ। शायद ये पहला मौका है कि मैं आप तमाम लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से यह बात रखना चाहता हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमारे एक भाई की
शहादत हुई है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का, ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब, आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को यह बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग इस योजना की ज़रूरत पे सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब, अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है, और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है। नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं। जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं। ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूं कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतो कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा
कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए। इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा, ये है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है? मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी। बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है, अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है, और जो फायदा गिनाए जा रहे हैं वो फायदा तो पहले से है। सेना में, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष से ज़्यादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है। और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके, सेवा समाप्त करके आते हैं, उनको अन्य जगहों पे सुविधाएं दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं दी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत साधारण बात करता हूँ, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं। गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। और जहाँ तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं, ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन होता है, उसका स्वरूप अलग होता है। हम लोग 3 दिन से नहीं डिटेन हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस छावनी नहीं बना हुआ है। हम लोग आते हैं, पुलिस पकड़ करके हमको ले जाती है, कोई हिंसा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें हिंसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब। जहां के मजदूर, बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां के लोग ऑलरेडी विस्थापित होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जाड़ा, गर्मी, बरसात, सड़कों पे, मैदानों में, रेत पे, कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त, हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए
और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है, क्योंकि देश की संपत्ति ये दोस्त को बेचने वाले हैं। ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। और किसानों ने 700 लोगों की शहादत देने के बाद 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जैसे आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रवी, तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले। ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? और विपक्ष के माथे पर मत खेलिए। विपक्ष की बात जनता अगर सुन रही होती तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए प्रधानमंत्री होने के चलते मैं आपसे अपील करता हूं कि इस योजना को आप वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो विक्रांत जी ने सवाल पूछा है उस पर मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक ही बात कहना चाहता हूं। भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा है कि हम अप टू 25% जैसा हमारे साथी ने कहा है नौकरी देंगे। मैं जानना चाहता हूं जहां जहां आर्मी के एक्स आर्मी का रिजर्वेशन था आज तक वो तो भरा नहीं गया, तो कैसे हम आपकी इस बात पर विश्वास कर लें? 2-8-16 करोड़ तो हो ही गया लोगों को रोजगार मिलना। सच्चाई है कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी सरकार की देन है, ये तथ्य आपके बीच में है। आज सबसे बड़ी अगर बेरोजगारी है तो जिन्होंने दिया है उनकी इस बात पे मैं आर्मी ऑफिसर्स को किसी भी हालत में हम सम्मान करते हैं देश की सेना का, उनके बयान पर नहीं जाना चाहते और ना उनके बारे में कोई कमेंट करेंगे। वो हमारे सेना के प्रमुख लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, जितना मैंने चैनल्स में देखा है, किसी ने ये गारंटी नहीं दी है कि जो 75% निकल रहे हैं उनको हम संभाल लें। उन्होंने कहा है हमारे पास जो 25% आएंगे वो तो 25% प्रशिक्ष होंगे, आर्मी में होंगे, लेकिन 75% के बारे में किसी आर्मी के प्रमुख ने, एयरफोर्स के प्रमुख ने, नेवल प्रमुख ने कोई गारंटी नहीं दी है। तो सवाल जहां से शुरू हुआ था वहीं फिर है अभी कि क्या होगा इन 75% का, और 75% का सवाल लेकर ही हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। अमित शाह जी बाद में इसलिए बोलना पड़ा कि आग लगी है तो एक बाल्टी पानी डालो, पर आग बड़ी भयंकर है, बड़ी है, वो एक बाल्टी से बुझने वाली नहीं। क्योंकि सबको मालूम है कि आपके यहाँ भर्तियां तो हो गई हैं, अब पैदल लोग चल रहे हैं महाराष्ट्र से, नागपुर से। आज ही देखिए ना, आप ही के चैनल ने, आप ही के अखबारों में देखा है कि जो भर्तियां हो गई हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। तो भर्तियों की अगर ज्वाइनिंग न कराने के लिए नागपुर से पैदल यात्रा दिल्ली हो रही हो तो उनके उस बात पे कैसे हम विश्वास कर लें कि आगे हम 10% आरक्षण देंगे? पहले जो भर्ती उनको तो देख लो। ये आपके सवाल का जवाब है। एक चीज स्वर में स्वर मिलाते हुए अपने साथी का, हमारे इंचार्ज का, नौजवान हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती। उनकी जान बहुत कीमती, वो भारत माता की संतान है। उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि सरकार को जितना हम जानते हैं उतना शायद अपने अनुभव के आधार पे आप नहीं जानते। ये आपके बीच में वैसे ही अराजक तत्वों को डाल देगी जैसा उसने किसान आंदोलन में किया था, और हिंसा फैलाएगी। अब आप सबके सामने हैं, कहाँ हैं वो जिनकी फोटो खींची थी प्रधानमंत्री जी और तमाम लोगों के साथ और जो चढ़ गए थे लाल किले पे? अब तो इस दुनिया में भी नहीं। तो सिर्फ इसका ही ख्याल न रखें, किसी भी हालत को, आंदोलन को हिंसात्मक न होने देंगे, ये हाथ जोड़कर विनम्र अपील है। और दूसरा, इस बात का भी ख्याल रखें कि इस सरकार का पुराना इतिहास और चाल चलन देखते हुए
चाल चलन पे बहुत कुछ अपराध पे आधारित होता है। किसान आंदोलन में जैसे बीच में डाल दिया था, आपके बीच में डाल के अगर वो हिंसा कराएं तो उस पर भी नजर रखिए। तो मैं हिंसा ना हो इस पर अपील करता हूं और अमित शाह जी से एक ही आग्रह करूंगा, 10% वाला लॉलीपॉप बाद में दिखाना, पहले जो ट्रेनिंग लेके नागपुर से आ रहे हैं उनको बीच रास्ते से लौटा के उनकी ज्वाइनिंग करा दो। कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, स्टैंड है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हम सबका, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सारे बयान मैं देख लूं, ऐसा मेरे जैसे साधारण बुद्धि के आदमी के लिए जरूरी नहीं। देखिए, हालांकि ये जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि टीवी मीडिया रिपोर्टिंग में और कई जगह इस बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है कि बिहार में आंदोलन हो रहा है। एक्चुअली एक डिजाइन है। किसान आंदोलन के दौरान भी आपने देखा होगा कि नहीं कुछ मुट्ठी भर किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब के। अगर मुट्ठी भर थे तो वापस क्यों लिया? और अगर सिर्फ बिहार का मसला है तो नागपुर से लोग जो है पैदल क्यों आ रहे हैं दिल्ली की तरफ? तेलंगाना में घटना हुई, झारखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो ये एक देशव्यापी सवाल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से ही लोग सेना में भर्ती होते हैं, हर राज्य से होते हैं। बिहार का जहाँ तक मसला है, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बिहार की बेरोजगारी दर दोगुनी है और वहाँ पे काम के लिए विस्थापन करना, दूसरे राज्यों में काम करना, ये दशकों से ये समस्या चली आ रही है। मैं मौजूदा सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक आखिरी उम्मीद कहते हैं नौजवानों का कि हमको सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ निर्भर करता है साहब। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी? ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों शहीदों का जो है गेट बनाया जाता है? ये हमारा एक व्यक्तिगत पेन है साहब, इसीलिए हम लोगों को दुख हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल पे निकले हैं। अभी रेल मंत्री अपील कर रहे हैं। ये रेल मंत्री तब कहाँ थे जब रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी आई थी? याद कीजिए, तब भी बवाल हुआ था। तब रेल मंत्री आकर के बोले, फिर उस योजना को वापस लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा। तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना उछला, कितना जो है अनसीरियस चीज है। आप समझिए तो 2 दिन आंदोलन हो गया, कई ट्रेनें जल गई, हिंसा हो गई, तब कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है 2 साल एज बढ़ा देंगे। तो सो रहे थे, कहता तो है कि जगते रहते हैं आप, सोते ही नहीं हैं। तो उस वक्त बहाली जब आप निकाल रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया था। ये सीरियस नहीं है। दूसरा बात है कि झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तुम जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ तो ले लो, खरीद लो, बेच लो, फायदे फिर। अरे क्या मानसिकता है ये? आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तु स्थिति बताइए। आप बताइए कि आर्थिक हालत ये है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन अनाउंस करने वाला है और आप नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा है वो निकाल लिए हैं 8,500 करोड़ का विमान खरीदने के लिए। और ठीक कहा ना इन्होंने कि 71 साल में ये देश सेवा करने का दावा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। हाँ न, मैं तो ले सकता हूं, मैं डरता थोड़ी हूं। हाँ वही कह रहे हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं कि आप सेवा कर सकते हैं और हम सेवा के लायक नहीं हैं। और उस ड्रोन का क्या हुआ जिससे वो कहीं देश में गड़बड़ी देख लेते हैं ड्रोन से आजकल? तो ड्रोन क्या था, छुट्टी पे था कि उसका बैटरी खराब हो गया था? क्यों नहीं ड्रोन भेज करके देख लिए कि क्या हो रहा है देश में? बात यह है कि ये जानबूझ करके हिंसा भड़काते हैं। मेरा इस बात पे जोर है और वो इस बात को अपने व्हाट्सएप के इको चैम्बर से फैलाते हैं कि मोदी जी का अवतार इस देश का भला करना चाहता है। और ये जो बिका हुआ विपक्ष है वो चाहता ही नहीं है कि इस देश का भला हो।
देखिए मोदी जी किसानों का भला करना चाहते थे, किसान को भलाई लेने ही नहीं दिया। अब जवानों का भला करना चाहते हैं, ये जवानों को भलाई नहीं लेने देना चाहता है। विपक्ष हमको इतना सुनता है, विपक्ष को इतना। बिहार की किसी भी जनता को कोई संदेश देने का जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा जगह है, सुन लीजिए साहब, मोहनदास करमचंद आए थे, हमने गांधी बना करके भेजा वहां से उनको। सिद्धार्थ आए थे, हमने बुद्ध बना करके भेजा उनको। हमारा काम नहीं है हिंसा करना। अगर हिंसा हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और ये अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो मैं बिहार के नौजवानों से यही कहूँगा, रे भाई इतना रिस्क लिए हो तुमको पता है। और आपको एक बात और मैं बताऊँ, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो लोग आर्मी का तैयारी करता है ना, वो डर से जुलूस प्रदर्शन में नहीं जाता है कि पुलिस केस हो जाएगा तो हमेशा के लिए नौकरी नहीं ले पाएंगे। तो ये वो नौजवान हैं जिनको ऑलरेडी ये लग चुका है कि हमको नौकरी ये सरकार अब नहीं देगी, अब बहुत कुछ हो गया। तो मैं उनको कहता हूं कि चलिए नौकरी के लिए आप संघर्ष कीजिए, लेकिन जहां आप नौकरी करेंगे वो तो वही रेलवे है, वही सरकारी संपत्ति है, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाइए। और सत्याग्रह के रास्ते पे चल कर के ही, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल कर के ही कोई आंदोलन जीता जा सकता है। देखिए हम ज्योतिषी तो नहीं हैं, और ये किसी को नहीं लग रहा था कि किसान आंदोलन के बाद जो है कृषि बिल वापस होगा। एक बात बस हम जानते हैं, लगता नहीं है, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, ये जानकर लड़ना पड़ता है न्याय और हक के लिए। और नौजवानों की इस लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ है। मैंने बहुत विनम्रता से पहले भी कहा है और दोहरा रहा हूँ, मैं सेना का सम्मान करता हूँ। गौरवशाली भारत की शानदार सेना है हमारी, उस पर तो मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूँगा। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन सेना में लगाया, बड़े बड़े मेडल जिन्हें मिले देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने उनके अंग भंग हुए, आज भी वो मैं कहूँगा फिजिकली चैलेंज, जिस तरह से नया वर्ड दिव्यांग है, वो जीवन जब व्यतीत कर रहे हैं, वो भी भारतीय सेना से आए हैं। और उसमें वो लोग भी हैं, मैं जोर दे रहा हूँ, वो लोग भी हैं जो कल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की हर बात का समर्थन करते थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उनको भी आप जानते हैं, वो तक विरोध कर रहे हैं। तो वो अब सेना के अनुशासन से मुक्त हो चुके हैं, देश के अनुशासन में बंधे हैं। और जो अनुशासन में होता है उसकी भाषा फर्क होती है। तो मैं भारतीय सेना का सम्मान करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जो रिटायर्ड या सेवा जिन्होंने अपना जीवन दिया आर्मी के लिए, वो जो कह रहे हैं उस बात में दम है, क्योंकि वो बेहतर हमसे आपसे जानते हैं। और दूसरा बात, फिर सब 25% की बात कर रहे हैं, 1/4 की, 3/4 के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। हम 3/4 के लिए बोल रहे हैं। कोई भी नीति लाने से पहले इस देश में एक प्रक्रिया है। किसी प्रक्रिया को आप का अनुसरण नहीं करते और उसको थोप देते हैं, तो विपक्ष की एक जिम्मेदारी है कि आपको
स्मरण दिलाएं, याद दिलाएं कि साहब ये प्रक्रिया है, क्या आपने इस प्रक्रिया का अनुसरण किया है। पहले आप प्रक्रिया का अनुसरण कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए। इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है, बिना आप एक राय बनाए इतना महत्वपूर्ण निर्णय कैसे ले लेते हैं। तो आप बैठकें कर रहे हैं, काश ये बैठकें और लोगों से भी कर ली जाती। यह घोषणा करने से पहले क्यों नहीं कमेटी को दिया, यह सब करना ही पड़ेगा इनको। अब पहले कर देते तो यह सब नहीं होता नुकसान, जो लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, धन्यवाद।